नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर के अंबाझरी परिसर में कार दुर्घटना में 2 लड़कियों की मौत, एक गंभीर घायल, नियंत्रण छूटने से हुआ हादसा। त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरों की खैर नहीं, मंत्री शिंगने ने दिए अधिकारियों को निर्देश। और मुंबई साकेनाका बलात्कार घटना का नागपुर युवा मोर्चा की युवती विंग ने किया निषेध। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के अंबाझरी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले भरतनगर चौक पर एक कार दुर्घटना में 2 लड़कियों की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय कार में वाहन चालक आरोपी के साथ दोनों लड़कियां मौजूद थीं, जहां सर पर चोट आने की वजह से दोनों की मौत हो गई, जबकि घटना होते ही वाहन चालक वहां से फरार हो गया था। नागपुर के अंबाझरी पुलिस स्टेशन के तहत रविवार की रात को एक कार दुर्घटना में कार में सवार 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि राम करियानी नामक युवक गंभीर घायल हो गया। अंबाझरी पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में 4 लोग इस बलेनो कार में सवार थे, जो नशे की लत में बताए जा रहे हैं। जहां भरतनगर के पास आते ही कार का नियंत्रण छूट गया और वो फुटपाथ से चढ़कर सीधे पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 लड़कियों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। ये देखकर ड्राइविंग सीट पर बैठे चिराग जैन नामक युवक घटनास्थल से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने कुछ घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया। संदेह है कि कार में सभी नशा कर रहे थे, जिसके कारण यह दुर्घटना घटी। काल रात्रीची घटना आहे। भरतनगर चौकामध्ये फुटपाथवर जाऊन झाडाला टक्कर देऊन भिंतीवर एक व्हाईट रंगाची बलेनो आदळलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये दुर्दैवाने 2 तरुण मुलींचा अपघाती मृत्यू झालेला आहे। त्यांना वाचवण्याचा भरपूर शर्थीने प्रयत्न झाला, पण त्यांच्या इंजुरीज जास्त सिरियस असल्यामुळे त्याच्यामध्ये डॉक्टरांना यश आलेलं नाही आहे। घटनास्थळी तात्काळ आम्ही रात्री पोहोचलो आणि लगेच पोहोचून आम्ही जी काही आवश्यक कारवाई असते ती केली। आरोपी त्यावेळेस घटनास्थळावरून निघून गेले होते। त्यांना आम्ही शोधलं, लोकेशन वगैरे ट्रेस केलं आणि इतर बातमीदारांमार्फत त्याचं रात्र 1-2-3 तास त्यांनी आमचे घेतले। फॉर्च्युनेटली त्यांना आरोपीला अटक करण्यात आलेली असून गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आहे। तपासामध्ये सर माहिती समोर आली आहे का सर? काही म्हणजे असे नशा केल्याबद्दल काही? नशा केल्याबद्दल ती वैद्यकीय तपासणी केलेली आहे, रिपोर्ट्स यायचे बाकी आहेत। ते आल्यानंतर योग्य ते सेक्शन्स ॲड करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। डाग आहे आरोपीचं नाव, अटक करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे। सोमवार को खाद्य और औषधि विभाग मंत्री राजेंद्र शिंगने ने विदर्भ के दोनों विभागों का जायजा लिया। त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरों पर नजर रखें और कोरोना के समय ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, ऐसी सूचनाएं खाद्य और औषधि विभाग के मंत्री राजेंद्र शिंगने ने अधिकारियों को दिए। विशेषतः ऑक्सिजनच्या संदर्भात सुद्धा आज आपल्याकडे उपलब्ध असलेला साठा, आज आपल्याकडे त्याचं होत असलेलं कन्झम्पशन आणि या संदर्भातला सुद्धा आढावा आजच्या बैठकीच्या निमित्तानं मी घेतलेला आहे आणि भविष्यामध्ये राज्य सरकारच्या वतीनं अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून कोरोनाच्या 3ऱ्या लाटेच्या संदर्भात आपल्याला जर काम करावं लागलं तर त्या संदर्भात ऑक्सिजनची परिपूर्ण तयारी नागपूर विभागातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आमचा विभाग हा त्या ठिकाणी नियंत्रित करून राहिलेला आहे। साधारणतः प्रतिबंधित अन्नपदार्थ जे आहेत त्याच्यामध्ये गुटखा असेल, पान मसाला असेल, सुगंधित सुपारी असेल, खर्रा असेल, या संदर्भात सुद्धा अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून मागच्या एप्रिलपासून तर आतापर्यंत झालेल्या कारवाईचा सुद्धा आढावा घेण्याचा प्रयत्न मी इथे केलेला आहे। इथून पुढच्या काळामध्ये ह्या कारवाया वाढल्या पाहिजेत आणि महाराष्ट्र सरकारने ज्या ज्या गोष्टी बॅन केलेल्या आहेत, विशेषतः गुटखा असेल, पान मसाला असेल, खर्रा असेल, हे या विभागामध्ये जास्तीत जास्त या संदर्भातल्या कारवाया होऊन जास्तीत जास्त लोकांवरती कारवाईसुद्धा झाली पाहिजेत
या संदर्भातले सुद्धा निर्देश आजच्या या बैठकीच्या निमित्तानं मी सर्व अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. त्याचबरोबरीनं या विभागामध्ये जे आमचं मनुष्यबळ या ठिकाणी कमी आहेत, ड्रग इन्स्पेक्टर असतील, फूड इन्स्पेक्टर असतील, कमिशनर, असिस्टंट कमिशनर्स असतील, याचीसुद्धा कमतरता मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे मागील काही दिवसापूर्वी आम्हाला या संदर्भात नवीन आकृतीबंधानुसार मनुष्यबळ भरण्याची परवानगी सरकारनं आम्हाला दिलेली होती. त्या संदर्भातसुद्धा कारवाई आता त्या ठिकाणी चालू आहे आणि या कारवाईच्या माध्यमातून पुढच्या काळामध्ये लवकरात लवकर हे सर्व आरक्षणाचा विचार करून संपूर्ण राज्यामध्ये आमची भरती ही त्या ठिकाणी. मुंबई के साकीनाका में महिला के साथ हुए बलात्कार व हत्या मामले में सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवती विंग द्वारा संविधान चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान वीकेबी न्यूज से प्रदर्शनकारियों ने अपने विचार साझा किए. सुरक्षा करो महिलाओं की सुरक्षा करो, सुरक्षा करो महिलाओं की सुरक्षा करो, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, महिलाओं के सम्मान. भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से यहाँ पे अपील कर रहे हैं सरकार को कि आप कड़े कदम उठाएं ताकि हम महिलाएं सुरक्षित रह सकें. आज हम मुंबई को एक सपने की नगरी की तरह देखते हैं. आज वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है तो हम बाकी जो नागपुर शहर वाले हैं या दूसरे शहर वाले कहाँ जाएंगे? आज महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस करें? आज लास्ट मंथ ही नागपुर में रेप केस हुआ था. उसके पहले कल हमने अमरावती के रेप केस के बारे में पढ़ा, उल्लासनगर के रेप केस के बारे में हुआ जो रेलवे स्टेशन पे हुआ है. साकीनाका में ऐसा घिनौना अपराध हुआ कि दिल्ली की निर्भया 2012 में जो हुआ था उस इंसिडेंट को याद दिलाता है. हमारी सरकार क्या कर रही है? हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि हम हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाएं ताकि हम सुरक्षित महसूस करें. मेरा भी बस यही कहना है कि हम कब तक डर के रहेंगे. ये कि पहले तो 2012 में जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद मुंबई में हो गया, कब नागपुर तक आए ये बात पता नहीं चलेगी. और जैसे आप लोग कोरोना की महामारी के लिए सुरक्षा करते हो, हमें मास्क दिया है कि हम बिना मास्क के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो सरकार अगर कुछ नहीं करना चाहती तो हमारे हाथ में हथियार दे दीजिए. जिस तरीके से हम मास्क का इस्तेमाल करके अपनी सुरक्षा करते हैं, उसी तरीके से हम हथियार लेकर अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे अगर आपके हित में नहीं है तो. और अगर हम चाहते हैं कि हमें ये हथियार की पाबंदी नहीं मिलती है तो हम आपसे ही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कृपया हमारी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ नया मार्ग खोजें. धन्यवाद. नागपुर में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां शहर के यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के तहत एक हत्या की वारदात सामने आई है. हत्या पीली नदी परिसर की बताई जा रही है, जिसमें मृतक युवक आवेश खान पठान का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है. रविवार की रात यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के तहत एक हत्या की वारदात सामने आई है, जिसमें मृतक युवक का नाम आवेश खान बताया जा रहा है. पीली नदी परिसर में हुई हत्या की मुख्य वजह तो पता नहीं चल पाई है, जबकि इस हत्या में कुल 3 आरोपियों का समावेश बताया जा रहा है, जिन्होंने आवेश खान पठान पर हमला कर उसका गला ही काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोपी रात को फरार बताए जा रहे थे, जबकि यशोधरा पुलिस इसकी जाँच कर रही है. आए दिन नागपुर में हत्याओं का सिलसिला बढ़ते जा रहा है, जो शहर की दृष्टि से चिंता का वातावरण बना हुआ है. कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुमकोनी की भूमिका संदेहास्पद है. सरकार के बदलने पर महाधिवक्ता बदलते हैं, लेकिन फडणवीस सरकार के काल से कुमकोनी कायम है. वहीं नाना पटोले ने यह भी कहा कि न्यायालय के फैसले लगातार सरकार के खिलाफ कैसे आ रहे हैं. मुख्यमंत्री को इसकी जांच करनी चाहिए. राज्य सरकार आरक्षण के पक्ष में है. सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर एम्पिरिकल डाटा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की. कोविड की स्थिती के चलते इसमें समय लगेगा. बघा 2017 मध्ये एका परिपत्रकाच्या आधारावर देवेंद्र फडणवीस सरकारने नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ दिल्या नाहीत. त्यावेळेस ॲडव्होकेट जनरल कुंभकोणीच होते. आजही ॲडव्होकेट जनरल कुंभकोणीच आहे. आज का वारंवार निर्णय कोर्टाचे या पद्धतीनं राज्य सरकारच्या विरोधात येणं, एक संशयाची भूमिका त्याच्यामधून आम्हाला समोर येत आहे. आणि म्हणून सरकारला या सगळ्या गोष्टीचा इशारा करणं हे आमचं दायित्व आहे. कारण की आखरी हा एका मोठ्या समूहाचा, ज्याचा राजकीय आरक्षणामध्ये ज्याचं नुकसान होणार आहे, त्या ओबीसी समाजाचं, ते कुठल्याही परिस्थितीत कमी होता कामा नये याची काळजी घेणं हे काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी आहे. आणि म्हणून आम्ही जो काही संशय आमच्या मनात आहेत ते संशय आम्ही व्यक्त केलेला आहे. राज्य सरकारने हा तपासला पाहिजे.
कारण की त्यांना 2 वर्ष एका परिपत्रकाची, कारण की 73वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपली तर एकही दिवस त्यांना राहता येत नाही, त्याला प्रशासक बसवला जातो. पण त्यावेळेस नागपूर जिल्हा परिषदला 2 वर्ष या लोकांनी कोर्टात प्रकरण असताना ठेवलं गेलं होतं. ते कुठल्या कारणाने ठेवला गेलेला होता आणि सातत्यानं आज कोर्ट निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये ओबीसीचं आरक्षण बाजूला सारून हे निवडणुका घ्या असं का म्हणतात आहे. आणि म्हणून हा एक संशय आमच्या मनात आला आणि राज्य सरकारला आम्ही ते त्याबद्दलची एक सूचना वजा या आलेल्या शंकेच्याबद्दलची कळवलेला आहे. माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने जो आदेश कल दिया है उसके आदेश को पुनः राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर जो सेंसस के आंकड़े केंद्र सरकार के तरफ है वो तुरंत मांगना चाहिए, जिसे सिर्फ महाराष्ट्र के 5 जिले के ही ओबीसी के राजकीय आरक्षण का प्रश्न नहीं है, ये पूरे देश के ओबीसी समाज के आरक्षण का प्रश्न खड़ा हो चुका है। और इसलिए राज्य सरकार ने वो पूरी तैयारी के साथ पुनः सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। होने वाले सभी चुनाव ये ओबीसी के आरक्षण आबादित रखकर ये इलेक्शन होना चाहिए, जिसे ओबीसी का राजकीय नुकसान न हो, ये कोशिश राज्य सरकार के तरफ से होना चाहिए, ये मांग है। तब तक महाराष्ट्र में जो मागास वर्गीय आयोग बिठाया गया उसके माध्यम से इंपीरियल डाटा भी कोरोना की शर्तों को अधीन रहकर ये डाटा भी जल्दी से जल्द किया जाए, ये भी मांग कांग्रेस की तरफ से की जाए। पुणे की महाराष्ट्र इंटेलिजेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए गए नागपुर शहर पुलिस के 12 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक महिला कर्मचारी भी है। सतर्कता के तौर पर सभी को आमदार निवास में क्वारंटाइन किया गया है। उल्लेखनीय है कि नागपुर शहर के सभी 33 पुलिस थानों में एक खुफिया विभाग है। यहाँ 2 कर्मचारी काम करते हैं। हर वर्ष इन कर्मचारियों के लिए पुणे की इंटेलिजेंस एकेडमी में रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया जाता है। 30 अगस्त से 9 सितंबर के बीच राज्य भर के पुलिस दलों से कर्मचारी इस ट्रेनिंग कोर्स में हिस्सा लेने पहुंचे थे। शहर के भी 33 थानों से 33 कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। 10 सितंबर को सभी नागपुर लौट आए। वापस लौटने के बाद 2 कर्मचारियों को सर्दी खांसी और हल्का बुखार आया। उन दोनों की ही कोविड जांच करवाई गई। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अन्य सभी कर्मचारियों से भी जांच करवाने को कहा गया। एंटीजन टेस्ट में और 10 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। तुरंत उन्हें दवाएं उपलब्ध करवाई गई। पॉजिटिव पाए गए सभी 12 कर्मचारियों को आमदार निवास में क्वारंटाइन किया गया। अन्य कर्मचारियों को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अस्पताल के डॉक्टर संदीप शिंदे ने बताया कि केवल 2 कर्मचारियों को कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अन्य 10 कर्मचारी पूरी तरह स्वस्थ है। संक्रमण न फैले इसलिए सभी को क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.
आनंदाचे उधाण येईल गौरी गणपती येता दारी. रोकडे ज्वेलर्सच्या अप्रतिम दागिन्यांनी होईल त्यांच्या आगमनाची तयारी. यंदा सजवा आपल्या गौरी गणपतीला उत्कृष्ट कलाकुसरीने नटलेल्या रोकडे ज्वेलर्सच्या सुंदर दागिन्यांनी. नागपूरकरांचा दागिना रोकडे ज्वेलर्स, लक्ष्मीनगर, महल आणि इतवारी. रोकडे ज्वेलर्स. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर शहर में धोखाधड़ी करने वाले एक ठग की वाशिम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के 2 निशान दिखाई दे रहे हैं। पैसे के विवाद में ही हत्या होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वाशिम पुलिस ने इसकी जानकारी नागपुर पुलिस को दी। मृतक माधव यशवंत पवार बताया गया। माधव पहले तुलसीबाग परिसर में रहता था। जेल जाने के बाद उसकी पत्नी लकड़गंज थाना क्षेत्र में रहने लगी। पिछले कुछ महीनों से माधव खरबी परिसर में रह रहा था। रविवार की सुबह मेहकर रोड के पांगरी कुटे गांव के एक खेत में लोगों को माधव का शव दिखाई दिया। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसकी पहचान आधार कार्ड से हुई। इसमें उसका नाम माधव पवार और पता तुलसीबाग का था। अधिकारियों के नंबर के साथ मृतक का फोटो नागपुर पुलिस को भेजा गया। माधव इसके पहले धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हो चुका था, इसलिए पुलिस ने उसे पहचान लिया। तुरंत पुलिस तुलसीबाग स्थित मकान में पहुंची। वहाँ पता चला कि माधव 5 वर्ष पहले ही घर छोड़कर जा चुका है। आखिर हत्या किसने की, इस बात की जानकारी नहीं लगी, जिसकी तहकीकात पुलिस विभाग कर रहा है। जगदम्बा रियल्टर्स के संचालक गोपाल लक्ष्मण कोंडावार के खिलाफ अब तक धोखाधड़ी के करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल वो जेल की हवा खा रहा है। कुछ दिन पहले ही वात्सल्य लैंड डेवलपर्स के संचालक प्रफुल्ल गाडगे की शिकायत पर कोंडावार के खिलाफ धंतोली थाने में मामला दर्ज किया गया था। अब बिल्डर एन कुमार के साथ भी धोखाधड़ी किए जाने की जानकारी सामने आई है। नंद कुमार खटमल हरचंदानी की शिकायत पर सदर पुलिस ने कोंडावार के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और धोखाधड़ी करने की विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एन कुमार ने अजय पाटनी नामक व्यवसायी से मौजा पांजरी लोधी में और अविन अग्रवाल से मौजा सूखली में खेत जमीन खरीदी थी। इन जमीनों पर लेआउट बनाकर प्लॉट बेचने का प्लान था। एन कुमार ने खुद प्लॉट न बेचते हुए जगदम्बा रियल एस्टेट के संचालक कोंडावार के साथ करार किया। कोंडावार ने जगदम्बा गुलमोहर नाम से नया लेआउट बनाया। वहाँ कुल 134 प्लॉट निकाले गए। प्लॉट बेचने के लिए एन कुमार ने कोंडावार को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, जिसमें सब रजिस्ट्रार के समक्ष दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन का पावर दिया गया था। कोंडावार ने एन कुमार के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर करके विभिन्न लोगों को लेआउट के प्लॉट बेच दिए और 1 करोड़ 30 लाख रुपए का गबन कर लिया। कोंडावार के खिलाफ विविध शिकायतें आने के बाद एन कुमार द्वारा भी जमीन के सभी व्यवहारों की जांच की गई और धोखाधड़ी का पता चला। उन्होंने सदर पुलिस से मामले की शिकायत की। इस वर्ष नदी और तालाबों में गणेश विसर्जन पूरी तरह प्रतिबंधित है, जिसके चलते महानगर पालिका ने नागपुर शहर के सभी तालाबों को टीन की बाउंड्री लगाकर घेर दिया है। विसर्जन के लिए 248 कृत्रिम टैंकों का निर्माण 10 जोन में किया गया है। वहीं इसी वर्ष लोगों की सुविधा के हर जोन में 2-2 मोबाइल कृत्रिम कुंड की व्यवस्था की गई है। नागरिक फोन कर मोबाइल कुंड अपने घर के समीप बुलवा सकते हैं और प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं। वहीं फूल माला, निर्माल्य आदि संकलन के लिए अलग से वाहन उपलब्ध रहेंगे। इस वर्ष महानगर पालिका ने तालाबों में विसर्जन पर प्रतिबंध लगा रखा है। यही वजह है कि कृत्रिम तालाबों में ही विसर्जन किया जाना अनिवार्य किया गया है। इस बीच स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर और स्वास्थ्य समिति सभापति संजय महाजन ने अधिकारियों के साथ हर जोन में कृत्रिम टैंकों के साथ ही तालाबों की व्यवस्था का निरीक्षण किया है। वे सोनेगांव, सकरदरा, नाइक, गांधी सागर और फुटाला तालाब का जायजा लेने पहुंचे। भोयर ने कहा कि सिटी के तालाबों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए विसर्जन पर पाबंदी लगाई गई है और पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम टैंक व कुंडी की व्यवस्था की गई है। तालाबों में कोई विसर्जन न करे या निर्माल्य आदि न डाले, इसके लिए टीन की शीट से चारों तरफ से घेरा लगाकर बंद करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से सहकार्य की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपने घर के बिल्कुल समीप के कृत्रिम टैंक में गणेश विसर्जन करें। श्री सूर्या कंपनी के माध्यम से हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी किए जाने के बाद संचालक समीर जोशी एवं अन्य के खिलाफ पुणे, अमरावती, अकोला और नागपुर जैसे अनेक शहरों में मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में जमानत के लिए जोशी की ओर से अब तक कई बार अर्जी दायर की गई है, किंतु राहत नहीं मिल पाई। इसी तरह की एक जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश विनय जोशी ने आदेश दिए कि निचली अदालत में चल रही सुनवाई की वास्तविकता न केवल रिपोर्ट के रूप में हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी है, बल्कि याचिकाकर्ता के पक्ष को भी उपलब्ध कराना है।
उजागर है कि श्री सूर्या का मामला उजागर होने के बाद ईओडब्ल्यू की ओर से इसकी जांच की गई। जांच के दौरान कुल 57 बैंक खाते सील किए गए। इनके अलावा 32 संपत्तियां भी जब्त की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने अदालत से कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने निर्धारित समय में मामलों की सुनवाई करने के आदेश 30 अगस्त 2019 को ही दिए थे। आदेशों के अनुसार अदालत ने 1.5 वर्ष का समय भी प्रदान किया था, जिसके अनुसार 24 फरवरी 2021 तक सुनवाई पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद अदालत की ओर से पुनः समय दिया गया या नहीं एवं निचली अदालत में सुनवाई की वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी जानकारी दोनों पक्षों के पास नहीं है। लगभग 8 वर्ष से याचिकाकर्ता जेल में बंद है। इसके पूर्व जमानत की अर्जियां ठुकराई जा चुकी है, किंतु अब निचली अदालत में सुनवाई हो रही देरी का हवाला देते हुए राहत देने का अनुरोध किया जा रहा है। अतः जमानत की अर्जी का निपटारा करने के लिए परिपूर्ण जानकारी जरूरी है। अदालत ने आदेश में कहा कि क्या निचली अदालत को पुनः समय दिया गया, इसकी जानकारी भी उजागर की जानी चाहिए। साथ ही चार्जशीट कितने पन्नों की है, पूरे मामले में कितने अभियुक्त शामिल है, उनमें से कितने लोगों को जमानत दी गई, इसकी जानकारी भी रिपोर्ट में देने के आदेश दिए हैं। नागपुर शहर वासियों को वर्ष भर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कच्चे पानी की उपलब्धता कराने वाले जलाशय बारिश के दौरान भरने का इंतजार होता है। किसी मौसम में कम बारिश होने पर बाद में आने वाले गर्मी के मौसम में कुछ न कुछ परेशानी देखी जाती है, किंतु इस वर्ष शहरवासियों के लिए खुशखबर है। न केवल अन्य जलाशय भरे हुए हैं, बल्कि धुआंधार बारिश के कारण गोरेवाड़ा तालाब ओवरफ्लो हो गया है। इससे तय हो गया है कि इस बार नागपुर शहर में पानी की किल्लत से राहत मिलेगी। बताया जाता है कि गोरेवाड़ा तालाब के ओवरफ्लो के लिए करीब 315 मिलीमीटर का स्तर निर्धारित है। इस लेवल के पार तालाब में पानी जमा होने के बाद इस पर बने छोटे बांध के गेट खोलना जरूरी होता है। रविवार को ओवरफ्लो होने के बाद 4 में से 1 गेट खोले जाने की जानकारी दी गई। बताया जाता है कि अंबाझरी तालाब कई बार ओवरफ्लो हो जाता है, लेकिन गोरेवाड़ा तालाब कभी कभार ही ओवरफ्लो हो पाता है। विशेष रूप से विदर्भ में इस वर्ष अच्छी बारिश देखी जा रही है। शहर और उसके आसपास के इलाकों में ही गत 10 दिनों में 208 मिलीमीटर बारिश होने के आंकड़े उजागर हो रहे हैं। जानकारों के अनुसार गणेशोत्सव के दौरान अधिकांश दिन अच्छी बारिश का अनुमान होता है, जिसका चित्र इस वर्ष देखा जा रहा है। मॉनसून का आगमन होने के बाद कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुई थी, जिससे किसानों और अन्य विभागों के माथे पर बल पड़ गए थे, किंतु गत कुछ दिनों से अच्छी बारिश होने से अब राहत है। यहाँ तक कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से बीच बीच में बारिश होने की आशा जताई जा रही है। गत 3 दिनों से हर दिन किसी न किसी समय भारी बारिश होती देखी जा रही है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।